हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कल जो मैं आदिकाल पढ़ा रही थी, आदिकाल में हमने पढ़ाया था कहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो की रचना तक पढ़ाया था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो थी चंद बरदाई की रचना, उस वहां तक मैंने पढ़ाया था। उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे? एक लिखा था क्या? श्रव्य काव्य, प्रबंध काव्य और महाकाव्य, है ना। 3 प्रकार के उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में क्या कहा है या फिर उनकी रचना के बारे में क्या माना है, ये तत्व उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो के हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम, इन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम मतलब कि प्रथम महाकाव्य रचना कौन सी मानी है? तो चंद बरदाई की रचना मानी है प्रथम महाकाव्य। और हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम महाकवि किसे माना है? इनको ही माना है। किसको? चंद बरदाई को। इनकी जो रचना है महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये है जो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसको इन्होंने क्या माना है? प्रथम महाकाव्य माना है। और सर्वप्रथम महाकवि, है ना, महाकवि किसको माना है? चंद बरदाई को। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यहाँ पर मुख्य कथनांक देखेंगे इनके बारे में, मुख्य कथनांक। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इस महाकाव्य में अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान एवं कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम विवाह की मुख्य कथा है। मतलब कि किसका इसमें कथनांक क्या है कि अजमेर के राजा हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान है। कन्नौज के राजा कौन है? जयचंद हैं। जयचंद की पुत्री कौन है? संयोगिता है। संयोगिता के प्रेम विवाह का मुख्य कथा है। संयोगिता की जो प्रेम विवाह है उसकी मुख्य कथा का वर्णन है। कथा के साथ साथ एक सेकंड, है ना, तो इनकी कथा के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए अनेक युद्धों की कथा का वर्णन किया गया है ना। इनके प्रेम विवाह की कथा तो है ही, इसके साथ साथ इसमें अनेक जो युद्ध हुए हैं आदिकाल में, उनका भी वर्णन इसमें है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, नायक इसका कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान है। श्रेणी क्या है? धीरोदत्त की श्रेणी है। इनकी जो श्रेणी है, इनकी जो क्वालिटी है वो धीरोदत्त की है। नायिका कौन है? तो संयोगिता है। और ये क्या है? मूर्धा है। कैसी है ये? मूर्धा है। कुल पद कितने हैं? तो 16,306 पद हैं। कितने पद हैं? 16,306 पद हैं। किस विधान में ये लिखा गया है? तो छंद विधान में ये लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो इसमें लिखा गया है छंद विधान में। नेक्स्ट पॉइंट इसके देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रचना में लिखे गए 16,306 पदों की रचना करने वाले कुल 68 प्रकार के छंदों का, है ना, जो पूछता ना इसका समय क्या है, इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो अधिकतर वो समय पूछा तो 68 छंद होता है। 68 छंद होता है और 69 समय है इसका। कितना है? 69, 69 इसका समय है। ठीक है, प्रयोग किया गया है। इनमें भी 56 छंद, मतलब इसमें 56 छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। अगर पूछता है कि पृथ्वीराज रासो में किस छंद का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है, तो 56 छंद का, किसका? 56 छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल कितने पद हैं? तो 16,306 पद हैं। ठीक है, सर्वाधिक छंद कौन से हैं? तो 56 हैं। इस आधार पर 56 छंद, तो यहाँ देखिए, इस आधार पर 56 छंद चंद बरदाई का सर्वाधिक प्रिय छंद माना जाता है। मतलब कि अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रिय छंद 56 किस
लेखक का प्रिय छंद है तो चंद-बरदाई का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधान रस इसमें क्या है, इस काव्य में प्रधान रस क्या है, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस क्या है तो वीर रस है। ठीक है, वीर रस इसका प्रधान रस है और श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ लगभग सभी प्रकार के रसों का प्रयोग किया गया है। तो मेन पूछेगा तो सबसे प्रमुख क्या है, वीर रस है। वीर रस के बाद क्या है, श्रृंगार रस है। लेकिन इसके साथ साथ सभी रसों का प्रयोग इसमें किया गया है। वीर रस क्योंकि युद्धों का काल था इसलिए वीर रस का भी प्रयोग हुआ होगा। यहाँ पर विभाजन देखेंगे, महाकाव्यों को मुख्यतः सर्गों में विभाजित किया गया है। इस महाकाव्य को जो पृथ्वीराज रासो है इसको सर्गों में क्या किया गया, अलग अलग सर्गों में बांटा गया है। परंतु चंद बरदाई ने इस का नाम क्या दिया, महाकाव्य नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाँ तो यहाँ देखेंगे परंतु चंद-बरदाई ने इसे महाकाव्य की सर्गों में विभाजित न करके कुल इसमें किसने महाकाव्य को महाकाव्य तो नाम दिया लेकिन इसको सर्गों में विभाजित नहीं किया, किसने, चंद-बरदाई ने। इसमें 69 सर्गों का समय दिया है, 69 सर्गों का समय में इन्होंने विभाजित कर दिया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 68 छंद हैं उसमें और 69 समय है। 68 छंद 69 समय 16,306 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विशेष तत्व देखेंगे। इस महाकाव्य की रचना सर्वप्रथम जानकारी मतलब इस महाकाव्य की रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, कर्नल टॉड ने। किसने दी थी, कर्नल टॉड ने दी थी। द्वारा रचित एनालस एंड एंटीक्विजिट ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में दी गई थी। ठीक है, इस पुस्तक में दी गई थी, सबसे पहले कर्नल टॉड द्वारा ये रचित पुस्तक है, इसी से इसकी जानकारी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, कर्नल टॉड ने इस रचना के एक भाग को संयोगिता नेम के नाम से भी प्रकाशित कराया था, है ना। एक भाग को किसके, संयोगिता के नेम ने मतलब कि नाम से प्रकाशित कराया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आचार्य शुक्ल डॉक्टर नागेंद्र एवं हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इस रचना का उत्तरार्ध भाग चंद-बरदाई के पुत्र जल्हड़ के द्वारा रचित माना जाता है ना, कि इसका जो बाद का भाग है वो जल्हड़ ने क्या किया था, पूरा किया था चंद-बरदाई का। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस संबंध में पृथ्वीराज रासो में लिखित निम्नलिखित पद को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक जल्हड़ हाथ लिए चल गंजन नूप काज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पुस्तक जल्हड़ हाथ लिए चल गंजन नूप काज। यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को अर्ध प्रामाणिक मानते हुए सुख सकी, क्या कहा है इन्होंने, सुख सकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रामाणिक माना और कहा है कि ये सुख सुखी संवाद कह करके इन्होंने पुकारा, क्या कह करके, सुख सुखी संवाद कह करके किसने पुकारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर नागेंद्र ने, एक सेकेंड, डॉक्टर नगेंद्र ने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश मात्र कहकर पुकारा। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने घटना कोश मात्र कह करके पुकारा। इसके बाद बाबू गुलाब राय ने इस रचना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कह करके पुकारा। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास ने उदय नारायण, है ना, बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इस रचना को विशाल वीर काव्य कहा, क्या कहा, विशाल वीर काव्य कह करके पुकारा है। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस रचना को राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रसदी कह करके पुकारा है। किसने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट है कि एक थाल मरण, यह कथन चंद-बरदाई एवं पृथ्वीराज चौहान के
संबंध में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक थाल जन्म एक थाल मरण। यह कथन किसका है? तो ये चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के बीच का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कथन के अनुसार, मतलब कि ये जो कथन उन्होंने कहा कि एक थाल जन्म एक थाल मरण, है ना, इसके अनुसार दोनों मित्र माने गए। इसके अनुसार चंद बरदाई और पृथ्वीराज चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों मित्र माने गए। इस दोनों का जन्म का तथा मृत्यु एक ही दिन हुई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुई थी। इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में निम्नानुसार 3 मत माने जाते हैं। एक माना जाता है अप्रामाणिक रचना, और माना जाता है दूसरा अर्ध प्रमाणिक रचना, तीसरा प्रामाणिक रचना, है ना। इसमें 3 प्रकार के मत अलग अलग विद्वानों ने बताया है। किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रामाणिक माना है, तो किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है और किसी ने प्रामाणिक माना है। देख लेते हैं इसके बारे में, किसने प्रामाणिक माना है और किसने अप्रामाणिक माना है और किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, एक कंटेंट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, मेन चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? डॉक्टर बूलर। इनको 1875 ईस्वी में अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान एक पुस्तक प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो रचना को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित किया था, है ना। इनको डॉक्टर बूलर ने अप्रामाणिक माना है। कब? 1875 में इनको अपनी रचना कश्मीर यात्रा के दौरान जब इनको ये पुस्तक प्राप्त हुई, तो उन्होंने उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह पूरा ग्रंथ जाली कह करके इन्होंने अप्रामाणिक माना। क्या कह के? जाली ग्रंथ कह के इन्होंने अप्रामाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। इसके बाद है कविराज मुरारिदान एवं श्यामल दास, गौरी शंकर और हीरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद। तो ये 5 लोग जो हैं ये अप्रामाणिक मानते हैं किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अप्रामाणिक मानते हैं किसको? पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं कौन कौन? डॉक्टर बूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने पूरा ग्रंथ जाली कह करके इन्होंने अप्रामाणिक कर दिया, और कविराज और मुरारिदीन एवं श्यामल दास ने, और गौरीशंकर, हीरानंद ओझा ने, और कौन? मुंशी देवी प्रसाद ने। इतने जो 5 लोग थे इन्होंने अप्रामाणिक माना। अब देखते हैं अर्ध प्रमाणिक किसने किसने माना है। अर्ध प्रमाणिक की भी सूची देख लेते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? पहले नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर पर है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी थे, जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया ऊपर, इन्होंने कहा कि सुख सुखी संवाद कह करके इन्होंने इसे क्या किया था। यहाँ पर मुनि जिनदत्त विजय और अगरचंद नहटा, इतने लोगों ने, इन 4 लोगों ने अप्रामाणिक माना है। इसमें जब क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा बनता है हजारी प्रसाद द्विवेदी से। इंपॉर्टेंट कहाँ से होता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रामाणिक किसने किसने माना है। ठीक है, प्रामाणिक मानने वालों की संख्या है ज्यादा। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टॉड हैं, मिश्र बंधु हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, और डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? ये 6 लोग इन्होंने क्या माना है? इसको प्रामाणिक माना है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने भी इसे प्रामाणिक माना है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इस रचना की हस्तलिखित पांडुलिपियों के अनुसार 4 संस्करण रूपांतरण प्राप्त होते हैं। मतलब इसमें 4 संस्करण है। पहला है बृहद रूपांतरण, जिसमें कि क्या है 69 समय है, 16,306 पद हैं।
ठीक है, अब तो याद ही हो गया होगा, 2 बार 3 बार रिपीट हो गया है। यहाँ पर नोट में देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो नोट में है। ठीक है, तो नोट में देख लेते हैं। इस रूपांतरण का अभी तक संपादन नहीं करवाया गया है। किसका? बृहत रूपांतरण का। इसकी हस्तलिखित पांडुलिपि वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है ना। कहाँ पर? बीकानेर संग्रहालय में। इस रूपांतरण का सर्वोत्तम संपादन नगरीय प्रचारी सभा काशी के द्वारा करवाया गया था। इस रूपांतरण की हस्तलिखित पांडुलिपि वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, कहाँ पर रखी गई हैं? एक बीकानेर संग्रहालय में और दूसरा उदयपुर संग्रहालय में। यहाँ पर देखेंगे मध्य रूपांतरण इसका। ठीक है, क्या देखेंगे? इसका मध्य रूपांतरण देखेंगे। इस रूपांतरण का अभी तक संपादन नहीं कराया गया है मध्य रूपांतरण का, जिसमें कि 7000 पद हैं। इनकी हस्तलिखित पांडुलिपि वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हैं। ठीक है, इसकी भी बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण कहाँ है? यह पांडुलिपि भी वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। लघुतम रूपांतरण, इसमें 1300 पद हैं। कितने हैं? 1300, और इसमें 35,000 पद 3500 पद हैं। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इस रूपांतरण को पृथ्वीराज रासो का मौलिक रूप माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? विशलदेव रासो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? विशलदेव रासो है। तो विशलदेव रासो के बारे में देख लेते हैं। विशलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नल। रचना काल है 1212 विक्रमी संवत और 1155 ईस्वी। ठीक है, इसके रचना काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना में लिखित निम्नलिखित पद को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है। 1272 मझर जेठ बंदी नमन नवमी बुधवारी नल रसायन आरंभ शारदा लूठी ब्रह्म कुमारी, है ना। इन्होंने कहा कि ये प्रामाणिक रचना है। मुख्य कथनांक इसका क्या है? इस रचना में अजमेर के चौहान राजा विशलदेव तृतीय, विग्रह राजा चतुर्थ तथा मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है ना। किसका? चौहान का, अजमेर के चौहान राजा विशलदेव का। ठीक है, राजा विशलदेव का वर्णन है किसमें? विशलदेव में। और विग्रह राजा चतुर्थ मलवा के राजा थे, जिनकी पुत्री क्या थी? कौन थी? राजमती थी। राजा भोज परमार की पुत्री थी। उनके विवाह के वियोग का पुनर्मिलन की कथा है। ठीक है, पुनर्मिलन मतलब कि फिर से मिलने की कथा का वर्णन है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुल पद हैं 128 कुल पद हैं। विभाजन इसका है खंड काव्य श्रेणी में इस रचना को निम्नानुसार पर खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड है, इस खंड में विशलदेव तृतीय एवं राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है। इसके प्रथम खंड में विशलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। किसके? विशलदेव रासो के प्रथम खंड में। ठीक है, द्वितीय खंड में क्या है? इस खंड में रानी राजमती के किसी व्यंग से रुष्ट होकर राजा विशलदेव के उड़ीसा चले जाने का वर्णन है, और वो वहां जाने एवं वहां 12 महीने तक के प्रवास का वर्णन किया गया। 12 महीने तक वो कहाँ रहे? उड़ीसा में रहे, रानी से राजमती से रूठ करके। दूसरे खंड में, ठीक है, इसके दूसरे खंड में, तृतीय खंड में देखेंगे। तृतीय खंड में रानी राजमती के वियोग का 12 मासा वर्णन है। इसमें रानी के वियोग खंड का 12 मासा वर्णन है। तीसरे खंड में, चतुर्थ खंड में, इस खंड में विशलदेव एवं राजमती के पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है।
और चौथे खंड में विशलदेव और राजमती क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अन्य विशेष तत्व देखेंगे। इस रचना में वियोग या विप्रम रस मतलब कि श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। इस रचना शैली में ये पिंगल शैली में लिखा है। कैसी शैली में लिखा है, पिंगल शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य में 12मासा वियोग वर्णन की परंपरा इसी रचना से शुरू मानी जाती है। तो अगर पूछता है कि 12मासा का आरंभ कहाँ से होता है, तो विशलदेव रासो से होता है। ठीक है, इस रचना में साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रसंग नहीं होगा, राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देशी भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। इसमें किसका, राजस्थानी ब्रज भाषा का किया गया है प्रयोग। ठीक है, साहित्यिक भाषा का नहीं, राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और मध्य देशी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रचना में सभी जगह वर्तमान कालिक क्रियापदों को ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये तो रही कुछ कहानी विशलदेव रासो की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा परमाल रासो। क्या है, परमाल रासो है। ठीक है, तो परमाल रासो को देखेंगे। रचनाकार कौन है, जगनिक है। रचना काल क्या है, 1230 ईस्वी विक्रमी। ठीक है, 1230 विक्रमी और 1173 ईस्वी। क्या है, 1173 ईस्वी है। मुख्य कथनांक है, इस रचना में कलिंजर प्रदेश के चंडेल वंशी राजा परमदीव देव के आल्हा उदल नामक 2 सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। फिर नामक दो नायकों के वीरता का वर्णन किया गया है, ये भी कह सकते हैं। अन्य विशेष तत्व क्या है, कवि जगनिक राजा परमदीव देव के आश्रित कवि माने जाते हैं, है ना। कौन, कवि जगनिक जो है वो राजा परमदेव के आश्रित कवि माने जाते थे, इसलिए ये इनकी प्रशंसा में ये लिखा होगा। जाहिर सी बात है कि आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं और जितने भी काव्य और महाकाव्य लिखे गए हैं राजाओं की प्रशंसा पर लिखे गए हैं। तो अन्य तत्व क्या है यहाँ पर, इस रचना के पद अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं ना। विशलदेव रासो की भी गेय शैली है ना, गेय शैली, और लिखा गया है राजस्थानी ब्रज में, लेकिन अगर पूछेगा शैली क्या है तो गेय शैली लिखा जाएगा। वैसे इसमें भी गेता है। क्या है, गेता शैली है, अर्थात इसके पदों को गीतों तथा लयपूर्ण माना जाता है। इसको कैसा माना जाता है, पदों को गीतों की तरह लयपूर्ण माना जाता है। इस रचना में लिखे गए पद आज भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्यों में लोक गीतों के रूप में गाए जाते हैं ना। तो जो आल्हा है वो उसको लोग बारिश के महीने में बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इस रचना के पदों का मुख्य केंद्र बुंदेलखंड महोबा है। क्या है, बुंदेलखंड का महोबा है, जहां से ये रचना सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ है। वह बैसवाड़ा को माना जाता है। इस रचना में लिखे गए पद वर्षा ऋतु में विशेष आषाढ़ व श्रावण मास में अधिक गाए जाते हैं ना। जब बारिश होती है तब बहुत ज्यादा ये गाए जाते हैं, आल्हा उदल। ठीक है, आल्हा, जो आल्हा है ये बारिश के महीने में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस रचना में बुंदेली भाषा की बनवारी बोली के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। किसमें, आल्हा में। नेक्स्ट देखेंगे, परमाल रासो है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो आल्हा खंड है। नेक्स्ट पॉइंट इसके देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो की तरह इस रचना को भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, है ना। पृथ्वीराज रासो की तरह ये परमाल रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इस रचना के पदों का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आल्हा खंड के नाम से करवाया गया था। उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में आज भी यह रचना आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है इस रचना को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रचना का दूसरा प्रकाशन
दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा प्रकाशन हुआ था 912 में श्याम सुंदर दास के द्वारा नगरी प्रचारित सभा काशी के माध्यम से परमार रासो के नाम से करवाया गया था। ठीक है, तो ये तो रही कुछ कहानी आल्हा की और परमार रासो की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हमीर रासो। ठीक है, हमीर रासो के बारे में देखेंगे। हमीर रासो रचना किसकी है? सारंगधर की है। हमीर रासो रचना सारंगधर की। रचना काल क्या है? 1414 विक्रमी संवत और ईस्वी में देखेंगे तो 1357 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1357 ईस्वी हो जाएगा। इस रचना का मूल रूप वर्तमान में प्राप्त नहीं होता है, केवल प्रकट पैगलम रचना, इस रचना के कुछ पद प्राप्त हो जाते हैं प्रकट पैगलम से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नोट में देख लेते हैं। तो नोट में क्या है? प्रकट पैगलम लक्ष्मीधर नामक विद्वान के द्वारा संकलित रचना है ना। इसको किसने संकलित किया था? लक्ष्मीधर ने संकलित किया था प्रकट पैगलम को। इस रचना में इन्होंने सारंगधर, विद्याधर, बब्बर एवं उज्जल जल्लड़ इन 4 कवियों के द्वारा रचित पदों का संकलन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द अमीर का ही अभ्रंश रूप माना गया है। इस रचना में अभ्रंश भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना अभ्रंश भाषा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अभ्रंश भाषा काव्य का क्या माना गया है? अभ्रंश भाषा काव्य परंपरा की सबसे अंतिम रचना मानी गई है। ठीक है, कैसी? सबसे अंतिम रचना मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? खुमार रासो है। क्या है? खुमार रासो। लेखक कौन है? दलपत विजय हैं। खुमार रासो के कौन है? तो लेखक कौन है? दलपत विजय हैं। 9वीं शताब्दी इसका रचना काल है, आचार्य शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, मिश्र बंधुओं के अनुसार क्या है? राजस्थानी इतिहासकार मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसका रचना काल है 17वीं शताब्दी माना गया है। किसके अनुसार? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष तत्व इसके देखेंगे। इस रचना में लगभग 5000 पद लिखे गए हैं। इस रचना में राजस्थानी भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। इस रचना में चित्तौड़ के रावल, खुमान एवं बगदाद के खलीफा अल मामू के मध्य हुई 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। इस रचना में रावल, खुमान की युद्ध वीरता का ही अधिक वर्णन किया गया है। ठीक है, उनके युद्ध की वीरता का। इस रचना की हस्तलिखित पांडुलिपि वर्तमान में पूना संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है हमारा क्या? विजयपाल रासो। क्या है? विजयपाल रासो है। विजयपाल रासो रचना काल क्या है? रचनाकार कौन है? नल्ल सिंह है। ठीक है, नल्ल सिंह भाट हैं। रचना काल क्या है? 16वीं शताब्दी है। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचना काल क्या है? 1298 माना है उन्होंने। विशेष तत्व क्या है? यह रचना मूलतः अभ्रंश भाषा में लिखी गई है, जिसके कारण इस रचना की हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। जिसके कारण इस रचना को हिंदी में साहित्य में स्थान नहीं दिया गया है। किसके कारण? अभ्रंश में लिखी है, इसके कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस रचना में विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल की युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। वर्तमान में इस रचना के केवल 42 पद ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने? टोटल 42 पद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रास साहित्य। ठीक है, रास साहित्य है। रास साहित्य के बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, सेशन को स्किप मत करना। ठीक है, अगर स्किप करके पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के छूट जाएंगे। ठीक है, 12वीं 13वीं शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत में जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा अपनी जैन श्रवक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लोक भाषा जन भाषा हिंदी भाषा में लिखा गया, उसे ही रास साहित्य कहते हैं ना। किसमें लिखा गया? लोक भाषा, जन भाषा और हिंदी भाषा में।
उसे ही क्या कहा गया, साहित्य कहा गया है। साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, राज साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, यह संपूर्ण साहित्य जैन कवियों द्वारा लिखा गया है ना, इसकी विशेषता क्या है कि संपूर्ण साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इस साहित्य की रचनाओं में जैन धर्म की से संबंधित व्यक्तियों को ही चरित्र नायक बनाया गया है। जैन पुराण को ही इस साहित्य की रचनाओं का प्रमुख उपजीव ग्रंथ माना जाता है। धर्म तत्व का निरूपण करना इस साहित्य की रचनाओं में का लेखन प्रमुख प्रयोजन माना जाता है। इस साहित्य की रचनाओं के अंत में रास, आचार, चरित्र, फागु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और आचार शैली की रचनाओं में तो उपदेशात्मक की प्रधानता मानी जाती है, जबकि अन्य शैली की रचनाओं में समानतः आत्म काव्यात्मकता प्राप्त होती है ना। तो ये तो रहा हमारा कुछ राज साहित्य के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि राज साहित्य की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, यहाँ पर क्रम से देखेंगे। ठीक है, रचना का नाम और रचनाकार। ठीक है, भारतेश और बाहुबली राज शालिभद्र सूरी का है। मुनि जिनदत्त विजय के अनुसार यह राज साहित्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है कि समीक्षकों के अनुसार इसका रचना काल 1184 ईस्वी माना गया है। खंड काव्य है, और एक ऐसा काव्य है खंड काव्य है। खंड काव्य श्रेणी की इस रचना को कुल 205 पद लिखे गए हैं। इस रचना में दो भाइयों अयोध्या के राजा भारतेश्वर एवं तक्षशिला के राजा बाहुबली की युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। किसमें, भारतेश्वर बाहुबली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर इस रचना में वीर रस, वीर श्रृंगार एवं शांत, इन तीनों रसों का सुंदर प्रयोग किया गया है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र के अनुसार पंच पांडव चरित्र रास ना, दूसरी रचना क्या है, पंच पांडव चरित्र शालिभद्र सूर्य की रचना है। पंच पांडव चरित्र ये भी शालिभद्र सूर्य की रचना है। जैसे कि ये कौन सी इसकी रचना है, तो शालिभद्र सूर्य की भारतेश्वर बाहुबली। ठीक है, तो ऐसे ही पंच पांडव चरित्र भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह राज साहित्य परंपरा की सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इस रचना में कौरवों एवं पांडवों की कथा का महाभारत कथा अहिंसा आधारित वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर पर है बुद्धिरास। बुद्धिरास भी शालिभद्र सूर्य की रचना है। चंद्रबाला रास है आशुक कवि की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट है कि यह रचना कवि आशुक के द्वारा 1200 ईस्वी में जालौर राजस्थान में लिखी गई थी। यहाँ पर जालौर नहीं जालौन होना चाहिए। ठीक है, जालौन राजस्थान में लिखी गई थी। इस रचना में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन के पुत्री राजकुमारी चंदनबाला के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन किया गया है। लघु खंड काव्य श्रेणी में ये रचना की गई है। करुण रस इसमें प्रधानता मानी जाती है। किसकी, करुण रस की। पांचवें नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर पांचवें नंबर पर है कि जीव दयारास। ठीक है, तो ये आशुक का है। फिर है स्थूल भद्ररास जीन दत्त सूरी का है। उसके बाद रेवंत गिरी रास विजय देव सेन सूरी का है। नेमिनाथ रास तो ये है सुमिति गढ़ का है। उपदेश रसायन रास ये जिनदत्त सूरी का है। करकड़ चरित्र रास कनकमार मुनि का है। कछुली रास तो ये किसका है, प्रज्ञा तिलक का है। कुमार पाल प्रतिबोध सोमभद्र सूरी का है।
नहरदेव प्रबंध, ये पद्मा सिंह का है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि है आचार्य मेरु तुंग का। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, तो ये ब्रजसन सूर्य का है। श्रावकाचार आचार्य देव सेन की रचना है। तो ये तो रहा हमारा रास साहित्य, ठीक है, आदिकाल का रास साहित्य, ठीक है, रास साहित्य रहा। कल हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, ठीक है, कल क्या पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। अब मैं कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करी हूँ, आप लोग इससे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्लास को बिल्कुल ही मिस मत करना। तो जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं सेशन को शेयर कर दें, ठीक है, और जो लोग लाइक नहीं करे हैं लाइक कर दें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।